सुप्रभात में सभी बच्चों का स्वागत। बच्चों, हिंदी व्याकरण में पाठ संख्या 14 जो विराम चिन्ह है उसके बारे में पहले भी मैं आप लोगों को बताया हूं। भाग 1, भाग 2 और भाग 3। तो आज 3 बताने जा रहा हूं। तो जिस प्रकार से आप पहले भी सुने हैं, समझे हैं, ध्यान दिए हैं, उसी प्रकार से आज भी ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए और फिर अपने कॉपी पर शुद्ध और अच्छी राइटिंग के साथ लिखने का प्रयास करेंगे। तो आज हम लोग विराम चिन्ह में पढ़ेंगे। जो विराम चिन्ह के अंतर्गत जो 8 प्रकार के चिन्हों के बारे में बताया था, उसमें और कुछ बाकी रह गए थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए ध्यान पूर्वक समझें और देखें। ठीक है? इसमें मैंने विराम चिन्ह के बारे में बताया था। आज बताना था विस्मय सूचक चिन्ह। आज बताना था विस्मय सूचक चिन्ह के बारे में। तो इससे हम लोग विस्मयादिबोधक चिन्ह भी कहते हैं। विस्मय सूचक चिन्ह को विस्मयादिबोधक चिन्ह भी कहा जाता है। विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय सूचक चिन्ह, इसका चिन्ह इस प्रकार से होता है। तो पाई और उसके नीचे बिंदु होता है। तो विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग कहां पर होता है, किस स्थिति में होता है, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तुम लोग इसे भी ध्यानपूर्वक देखो और समझने की कोशिश करो। किसी बात को किसी बात को जब खुशी, दुख, किसी बात को जब खुशी, दुख, भय, आश्चर्य, आदि
आदि मनोभावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग शब्दों के पश्चात विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे अरे, इसके बाद विस्मय सूचक चिन्ह लगाएंगे। अरे तुम कब आए? तुम कब आए? यहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे क्योंकि प्रश्न का बोध भी हो रहा है। वाह, यहाँ पर विस्मय सूचक का चिन्ह लगाएंगे। वाह कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर दृश्य है। देखिए बच्चों, इसमें कहता है विस्मय सूचक चिन्ह के बारे में कि कहां पर इसका प्रयोग होता है। तो इसका प्रयोग किसी बात को जब खुशी, दुख, भय, आश्चर्य आदि मनोभावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक शब्दों के पश्चात माने शब्दों के बाद विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे अरे तुम कब आए? वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो इसमें मुख्य रूप से यही देखा जाता है कि जब किसी बात को जब खुशी, दुख, भय, आश्चर्य के रूप में प्रकट करते हैं तो वैसी स्थिति में विस्मयाबोधक चिन्ह या विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसे भी आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आगे नंबर 9, इसके बाद हम लोगों को 9 में देखना है हंस पद। हंस पद
विराम चिन्हों के अंतर्गत एक चिन्ह हंसपद भी है, उसका भी प्रयोग बड़े पैमाने पर होते हैं। इसका चिन्ह इस तरह से होते हैं, इसका चिन्ह इस तरह से होता है हंसपद। तो इसका प्रयोग कहां कहां होता है, किस स्थिति में होता है, इसे भी समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो कृपया ब्लैक बोर्ड पर आप लोग ध्यान रखें, ब्लैक बोर्ड पर अपने ध्यान को केंद्रित करें और ब्लैक बोर्ड पर बताए गए बातों को ध्यान पूर्वक सुने और समझने की कोशिश करें। क्योंकि ऑनलाइन क्लास शुरू होने के पहले और शुरुआत में भी मैंने बताया था कि जो भी बच्चे ब्लैक बोर्ड पर अच्छे तरह से ध्यान देते हैं, वे अपने जिस पाठ को पढ़ते हैं उस पाठ का अधिकांश मुख्य बातें वह ब्लैक बोर्ड पर लिखने के दौरान ही अच्छी तरह से समझ जाते हैं। तो ठीक है, अब हंसपद चिन्ह के बारे में आइए कि हंसपद चिन्ह का प्रयोग कहां किया जाता है। लिखते समय कोई भी शब्द जब हम लोग लिखते हैं तो उसी को कहा जा रहा है कि लिखते समय यदि बीच में कोई शब्द लिखते समय यदि बीच में कोई शब्द छूट जाए लिखते समय यदि बीच में कोई शब्द छूट जाए तो हंसपद चिन्ह का प्रयोग करके उस शब्द को पूरा किया जाता है। जैसे रविवार को हम लोग पर जा रहे थे। रविवार को हम लोग जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर रविवार को हम लोग पर जा रहे हैं, यह वाक्य अशुद्ध है।
इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, अर्थहीन है। तो यहाँ पर जो छूट जाती है, जो बातें छूट जाती है, जो शब्द छूट जाते हैं, उसी को हंसपद चिन्ह देकर हम लोग पूरा करते हैं। पिकनिक, अब हम लोग इसको पढ़ेंगे कि रविवार को हम लोग पिकनिक पर जा रहे हैं। यह शुद्ध हो गया, कहाँ जा रहे हैं? तो पिकनिक पर जा रहे हैं। यह अर्थपूर्ण हो गया। यह वाक्य में अब किसी तरह की कोई अशुद्धि नहीं दिख रही है। इसी तरह से कोई भी शब्द छूट जाते हैं लिखने के क्रम में बीच में, तो ये हंसपद चिन्ह का प्रयोग करके उस शब्द को लिखकर फिर उस वाक्य को पूरा किया जाता है। ठीक है, एक उदाहरण और है। नई दिल्ली नई दिल्ली नई दिल्ली भारत राजधानी है। यहां पर दूसरा उदाहरण है, कहता है कि नई दिल्ली भारत राजधानी है। यह वाक्य भी अशुद्ध है और इसे हंसपद चिन्ह देकर इस वाक्य को जो शब्द छूटे हुए हैं उसको लिखकर पूरा किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या छूटा हुआ है? यहाँ पर की छूटा हुआ है, तो हम यहाँ पर हंसपद चिन्ह लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पर की दे देंगे। ठीक है, तो हंसपद चिन्ह जो है इसका प्रयोग इसी आधार पर किया जाता है। लिखते समय बहुत बार ऐसा होता है, किसी से भी होता है, कि जब हम कोई शब्द लिख रहे हैं या बहुत सारे पत्र लिख रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, वैसी स्थिति में कोई कोई शब्द बीच में छूट जाते हैं, जिसके कारण वह वाक्य अर्थहीन हो जाता है। तो उसी को शब्द को पूरा करने के लिए, उसी शब्द को लिखकर पूरा करने के लिए बीच में हंसपद का चिन्ह लगाकर जो शब्द छूट जाते हैं या छूट गए हैं उसे लिखकर पूरा किया जाता है। लिखते समय, इसे फिर से एक बार ध्यान पूर्वक सुन लें। लिखते समय यदि बीच में कोई शब्द छूट जाए तो हंसपद चिन्ह का प्रयोग करके उस शब्द को पूरा किया जाता है। जैसे रविवार को हम लोग पर जा रहे हैं, यहाँ पूरा वाक्य शुरू में लिखा जाना था कि रविवार को हम लोग पिकनिक पर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बीच में पिकनिक शब्द छूट गया था, जिसके चलते यह वाक्य अर्थहीन हो गया था। उसको हंसपद का चिन्ह बैठाकर फिर उसके ऊपर पिकनिक लिखकर इस वाक्य को पूरा किया गया। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है, नई दिल्ली भारत राजधानी है। नई दिल्ली भारत राजधानी है, यह भी वाक्य अशुद्ध था, तो इसको भी हंसपद का चिन्ह लगाकर की छुटा हुआ था उसको लिखकर इस वाक्य को भी शुद्ध किया गया। तो आप लोग इसको भी, इस चिन्ह को भी, हंसपद का जो चिन्ह है इसका भी प्रयोग समझ गए होंगे
इसका चिन्ह भी समझ गए होंगे, इसका चिन्ह किस प्रकार से लिखा जाता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत सारे चिन्ह को नहीं समझते हैं और लिखने के क्रम में बहुत शब्द जो है बीच में छूट जाते हैं, तो उसको बिना हंसपद के चिन्ह दिए हुए उसको बीच में किसी तरह उसको दर्शा देते हैं, लेकिन वह सही नहीं होता है। इसे सही करने के लिए, शुद्ध करने के लिए इस चिन्ह जो हंसपद का चिन्ह है उसका प्रयोग करना बहुत आवश्यक है, और तब जाकर वह वाक्य शुद्ध हो जाता है। ठीक है, फिर और आगे देखिए। अभी हम 9 चिन्ह के बारे में बताए हैं, लेकिन विराम चिन्ह के अंतर्गत और कुछ चिन्ह हैं, उसे भी आप लोग जानने का प्रयास कीजिए। नंबर 10, इसमें आप लोग पढ़ेंगे विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह के बारे में भी जानने का प्रयास करें कि विवरण चिन्ह क्या है, क्योंकि मैं पहले ही बताया है कि सभी विराम चिन्हों के बारे में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि सभी का अपना अपना महत्व होता है और ये सभी अपने जगह पर बहुत ही सार्थक रूप में काम करते हैं। तो अब विवरण चिन्ह के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसका चिन्ह होता है इस तरह से। विवरण चिन्ह किसी विषय का वर्ग विभाजन किसी विषय का वर्ग विभाजन अथवा विवरण प्रस्तुत करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है। इस चिन्ह का प्रयोग होता है जैसे संज्ञा के 3 भेद हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं। इस तरह से विवरण चिन्ह लगेंगे। संज्ञा के 5 भेद हैं।
जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा समूहवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो विवरण चिन्ह में किसी विषय का वर्ग विभाजन अथवा विवरण प्रस्तुत करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे संज्ञा के 5 भेद हैं: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। इसके बाद और चिन्ह हैं। कोष्ठक, कोष्ठक, इसका चिन्ह होता है इस तरह से। अब यहाँ पर कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग कहां पर होता है, इसके बारे में भी जानने का प्रयास करें। बच्चों, कोष्ठक का भी एक चिन्ह है जो विराम चिन्ह के अंतर्गत ही आता है। आप लोग पहले भी इसके बारे में पढ़े होंगे और फिर से इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। वाक्य के अंदर किसी कठिन या वाक्य के अंदर किसी कठिन या अप्रचलित वाक्य के अंदर किसी कठिन या अप्रचलित पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए अथवा नाटक में रंग निर्देश के लिए कोष्ठक का
प्रयोग किया जाता है। जैसे अहर्निश रात दिन कार्य में अहर्निश रात दिन कार्य में लगे हैं। कोष्ठक विराम चिन्ह के अंतर्गत एक चिन्ह है जो कोष्ठक के रूप में जाना जाता है। तो इसका प्रयोग वाक्य के अंदर किसी कठिन या अप्रचलित पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए अथवा नाटक में रंग निर्देश करने के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अहर्निश रात दिन कार्य में लगे हैं, तो यहाँ पर रात दिन को कोष्ठक में घेर दिया जाता है। ठीक है, बस। और आज अब इतना ही। धन्यवाद। आप लोग अच्छी तरह से अपने कॉपी पर शुद्ध राइटिंग और शुद्ध लिखावट के साथ अपना फेयर बनाएंगे। धन्यवाद।